नमस्कार, कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहा गया है कि जलस्य रक्षणं नूनं भवतु, जलस्य संरक्षणं अनिवार्यम, बिना जलम तु सर्वहि नश्यते, दुष्टम करोति पापोहम। अर्थात जल के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। जल है तो कल है और जल है तो जीवन है। जल की आवश्यकता हमारे रोज़मर्रा के कार्यों में तो होती ही है, साथ ही में सिंचाई, कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में बहुत ही इसकी आवश्यकता रहती है। जल संकट का कृषि के क्षेत्र में कितना प्रभाव रहता है और इसके समाधान के लिए सिंचाई के कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, इसका समाधान किस प्रकार से होता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं डॉक्टर किरण जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर किरण जी हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड में विशेष कर्तव्य अधिकारी परियोजना के पद पर कार्यरत है, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। और आज के विषय पर हम इनसे संपूर्ण जानकारी आपको दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि जल संकट अपने आप में एक परिपूर्ण शब्द है, इसके बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। डॉक्टर साहब, मैं आप सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, यदि हम अपने देश भारतवर्ष की बात करें तो इसमें इसकी क्या स्थिति है? जी अनिल जी, देखिए, हम सब ये जानते हैं कि भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है। अगर हम भारत की आबादी की बात करें तो ये लगभग विश्व की कुल आबादी का 17% जो है वो हिस्सा है। अगर हम विश्व की आबादी की बात करें तो ये लगभग अभी 8 बिलियन तक जो है वो पहुंच गई है जी। और 2050 तक ये आंकड़ा जो है 9.8 पहुंचने की आशंका है जी। तो अगर हम देखें, दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे जो है अन्नपूर्णा और पानी जो है, ये ऐसे दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अभी 21वीं शताब्दी में जो हमारी सामाजिक सुरक्षा और हमारी जो शांति है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है जी। अगर हम बात करें, अगर आप ये बोल सकते हैं कि पानी जो है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम अपनी भूमि अर्थ सरफेस की बात करें तो लगभग 71% जो है हमारा अर्थ जो है वो कवर्ड है पानी से। तो पानी की समस्या कहाँ है? अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, जो ताज़ा पानी जो है हमारे पास, वो लगभग हमारे पास सिर्फ 3% ही है। अब इस 3% में से भी लगभग 90% से ज़्यादा जो है वो अंटार्कटिका में प्रेजेंट है जी। अगर हम सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका देखें तो ये 3% जो हमारे पास ताज़ा पानी है वो लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जी, बिल्कुल। तो इसमें से 80% जो है हमारा पानी वो हम कृषि में सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। जी। 4% जो है वो हम डोमेस्टिक यूज़ करते हैं। जी। इसमें से 10% जो है हम उसको इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज़ में उपयोग किया जाता है। जी। और 16% जो है वो हम पावर कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जी। 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 अगर कुछ आंकड़ों के हिसाब से दुनिया की हमारी 1/3 आबादी 2030 तक जो है उन्हें पूरी तरह से जो है पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। जी। तो अगर हम वाटर स्कार्सिटी की बात करें कि वाटर स्कार्स हमारी कंट्री है कि नहीं है, तो एक क्राइटेरिया होता है कि हमारी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है, अगर वो 1000 क्यूबिक मीटर से कम होती है तो ये सीवियरली स्कार्स कंडीशन होती है। अगर ये 1700 क्यूबिक मीटर से कम होती है तो हम जो है वाटर स्कार्स कंडीशन में पहुंचते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 2001 में हमारी जो ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी ये लगभग 1816 क्यूबिक मीटर थी। 2011 में ये और कम हुई, 1600 के आसपास हुई। उसके बाद 2021 में ये और कम हो गई, 1545 क्यूबिक मीटर पहुंची।
और 2030 तक ये और कम होने का अनुमान है, लगभग 1367 क्यूबिक मीटर तक पहुंचने की अनुमान है। तो जिसका अर्थ है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन टू वाटर स्कार्सिटी। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए आपने जैसा कि अभी भारत के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य के बारे में बताया, तो इसके लिए हम किसको उत्तरदायी मानेंगे? कौन से ऐसे घटक है जो इसके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे? देखिए, हम जो है हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का जी। ठीक है, तो हमें इसमें हम किस तरह से कटौती जो है हम वो कर सकते हैं ताकि मतलब सस्टेनेबल तरीके से हमें इसको लेके चलना है, ताकि आने वाले जो हमारे जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसके लिए जो है हम ये पर्याप्त मात्रा में जो है संसाधन जो है वो जुटा सके। जी जी। डॉक्टर साहब, ये तो बात करी हमने संपूर्ण भारत की। अब यदि हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करें, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी भिन्न हैं, कहीं बिल्कुल समतल मैदानी क्षेत्र है, कहीं मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं ऊंचाई वाले क्षेत्र है, और ये तो आप भी मानती हैं कि आज हमारी जो एक भौगोलिक परिस्थिति है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी बन गई है कि समय पर वर्षा का ना होना, और वर्षा होना तो बहुतायत में होना, समय पर बर्फबारी का ना होना। तो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जल संकट जो है, जैसा कि हमें पता है, पूरे विश्व में ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के टाइम में। और लोग, आपने सुना भी होगा, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वो जल के ऊपर होगा। और अगर हम जैसे अपना भारत की स्थिति अगर हम देखें तो हम जो है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम 133वें स्थान पर है आउट ऑफ 195 कंट्रीज, जिसका अर्थ है कि 132 कंट्रीज जो है हमसे बेहतर स्थिति में है। तो हिमाचल जो है वो भी इससे छूटा नहीं है। हिमाचल की अगर हम बात करें, अगर जल संकट हिमाचल के ऊपर है तो इसका अर्थ है कि जो पर्याप्त मात्रा में जो है हम लोगों को पानी जो है वो उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो जैसे कि हमने देखा है अभी 3 महीनों से ड्राई स्पेल जो है वो चला हुआ है। तो इसका जो मुख्य कारण जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो है कि एक तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है हमारा पर्यावरण, वो एक कारण है। दूसरा जो हमारी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उनका ना आना, और एक हमारा जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में एल नीनो इवेंट चला हुआ है आजकल, उसकी वजह से है। मगर अगर हिमाचल की हम बात करें तो हमारी जो पानी की पूर्ति है वो कुछ नदियाँ जो हैं वो पूरा करती हैं, जैसे सतलुज है, ब्यास है, रावी है, यमुना है, चिनाब है। और अगर वाटर सोर्सेज की हम बात करें हमारे हिमाचल में तो वो लगभग जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हमारे पास 2021 तक जो है 1.9 लाख वाटर सोर्सेज है। अब उसमें हमें ये असेसमेंट करने की ज़रूरत है कि पर्याप्त मात्रा में पानी है कि नहीं है। जी बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि आजकल हम सब ने देखा है कि बारिशें या तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कहीं पे बहुत कम है। और ये हिमाचल भी हमारा जो है बिल्कुल डाइवर्सिफाइड है। जी बिल्कुल, कि कहीं पे जो है पानी की कमी है, कहीं जो है पानी बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टर साहब, एक बात जो ध्यान में आती है, हम रोज़मर्रा में देखते भी है कि आज इंसान आधुनिकीकरण की तरफ, बहुत मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ गया है। हमारे जो अपने जल के पुराने स्रोत थे, जो प्राकृतिक स्रोत थे, हम उन संसाधनों को भी जो है उसका रखरखाव नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक मुख्य कारण इसमें होगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही जल संकट की, क्या स्थिति है, इससे किस प्रकार से निजात मिल सके, इसके उपाय बताइए। जी देखिए, इसको हमें सॉल्यूशंस देखने हैं, वो हमें सबसे पहले तो इको फ्रेंडली अप्रोचेस जो है हमें उस पे जाना है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला जो उपाय है इसका, जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग और रिसाइकलिंग है, उसमें हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जी देखिए, जब बारिश होती है, पानी जो गिरता है, हमें उसको जो कैप्चर करना है, उसको जो है स्टोर करके रखना है, और बाद में उसको उपयोग के लिए हमें काम में लेना है। जी ये हम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। हम छतों से पानी जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं और उसको फिर बाद में सिंचाई या तो फिर बाकी चीज़ों के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जी साथ ही हम छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं, उसमें हम पानी कैप्चर करके स्टोर करके टैंक्स में, और जब ज़रूरत पड़े तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो रिसाइकलिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिसाइकलिंग जो है मतलब जो गंदा पानी है उसे हमें साफ़ कर उपयोग में लेकर आना है। ये क्योंकि ये जो है हमारा वाटर कंजर्व करता है,
ये जो है हमारा एक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की तरफ हमें लेके जाता है और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन में भी ये बहुत बड़ा योगदान देता है। उसके बाद हम जो दूसरा उपाय है हमारा, हम जो मिट्टी की संरचना है उसको हम सुधारा जा सकता है। अब वो आप कैसे सुधारेंगे? वो आप मल्च की सहायता से, कंपोस्ट उसमें मिट्टी में ऐड करके, जो हमारी खाद है, हम किचन वेस्ट ले सकते हैं, हम यार्ड वेस्ट यूज़ कर सकते हैं, उसको जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है, उससे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है मिट्टी की वो बढ़ जाती है, ठीक है, और क्वालिटी भी मेंटेन होती है। मल्च आपने सुना होगा कि हम मिट्टी की सतह पे जो है मल्च डाल देते हैं, वो आपका स्ट्रॉ मल्च भी हो सकता है, आपका पत्तों का मल्च हो सकता है, आजकल प्लास्टिक की मल्च आ रही हैं, आप वो डाल सकते हैं, तो वो भी एक बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे जो है आपके जो अनवांटेड प्लांट्स है, जो वीड्स है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। वाटर, ये आपकी सॉइल इरोजन जो है उससे प्रोटेक्शन होती है, जो हमारे खरपतवार वगैरह है इसका भी, हाँ, रन ऑफ से भी बचा जा सकता है, जो आपकी मिट्टी का टेम्परेचर है वो भी बचा रहेगा। तो ये वाटर कंजर्वेशन का बहुत अच्छा जो है उपाय है। उसके बाद आप जो है इन सिटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब इंस्टेड ऑफ लेटिंग अवे रेन वाटर गो अवे, मतलब आप जब बारिश हो रही है तो आप उसको अपने फार्म्स में ही पानी इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल जी, वो उसके भी कुछ अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कंटूर बंडिंग है, ट्रेंचिंग है, ठीक, हम परकोलेशन पिट्स बना सकते हैं। अब ये जो मैंने बात की कंटूर बंडिंग्स की, बंड्स जो है, ये कंटूर मतलब एक लाइन, ठीक है, तो एक लाइन में जो है हम बंड्स बनाते हैं, मतलब मेड़ बनाते हैं खेतों में, ताकि पानी को रोका जा सके, और जो पानी है आपका वो मिट्टी में ही रहेगा। बिल्कुल सही। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज हो जाता है। बिल्कुल सही कहा जी, अदरवाइज नहीं तो ग्राउंड वाटर का जो है लेवल जो है बहुत डाउन जा रहा है, वो बहुत डाउन जा रहा है जी। और जो ट्रेंचिंग है, जो ट्रेंच हम बनाते हैं जहाँ पे पानी रुकता नहीं है, क्योंकि अगर हम मेड़े बनाएंगे तो पानी अगर ज़्यादा बरस रहा है तो वो मेड़ भी जो है बह जाएगी। तो वहाँ पे हम पहाड़ों के साथ जो है वो नालियाँ बनाते हैं, उसमें से हम मिट्टी निकालते हैं, फिर वहाँ हम मेड़े बनाते हैं और उसमें हम जो है घास लगाते हैं। उस तरह की घास भी लगाई जा सकती हैं जो एज अ फॉडर हम लाइव स्टॉक के लिए यूज़ कर सकते। बिल्कुल सही कहा जी। तो ऐसे ऐसे कुछ उपाय हैं। उसके बाद हम जो क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन करके, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, हम मोनोकल्चर से हटके जो है हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाए। हम फार्मर्स को ये सलाह देते हैं, खेती का विविधीकरण होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, थोड़ा परंपरागत खेती से हटकर यदि हम करें तो वो भी एक इसमें सहायक हो सकती है, क्योंकि आज की डिमांड है ये। क्योंकि अगर जो क्रॉप्स हैं, आप हर एक क्रॉप की जो वाटर अवेलेबिलिटी है, पानी, वो अलग अलग होती है। तो आज के टाइम में हमें जो क्रॉप्स जो ज़्यादा पानी ले रही हैं उससे हटके कुछ ऐसी क्रॉप्स लगाई जाए जो कम पानी कंज्यूम कर रही है। जैसे राइस जो है हमारा, इसमें बहुत पानी लगता है, तो इसके छोड़ के अगर आप मेज़ लगाएंगे, सोयाबीन लगाएंगे, जी हाँ, तो ये इस तरह की क्रॉप्स आप लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो ये तो आपने बताया जल संकट के उपाय जी। अब समाधान के लिए सिंचाई का जो है क्षेत्र आता है, तो सिंचाई के लिए कौन कौन से कारगर उपाय किए जा सकते हैं, कौन कौन सी सिंचाई योजनाएं हैं, इस पर आप हमारे किसानों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अगर हमें पानी की बचत करनी है तो भारत सरकार ने बहुत योजनाएं जो हैं वो भी किसानों के लिए मुहिम कराई है। तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है, जल की उपयोगिता है, हाँ, जल की उपयोगिता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक हमारी योजना है, प्रधानमंत्री ये PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे डॉक्टर साहब शायद पहले इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कहते थे। जी, मतलब इसी के अंडर जो है वो 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जी बिल्कुल। एक आपका AIBP प्रोग्राम है, दूसरा आपका ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, तीसरा आपका हर खेत को पानी वो आ जाता है, और चौथा आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप। बिल्कुल सही कहा, कि प्रति बूंद से जो है, प्रत्येक बूंद से, हाँ, प्रति बूंद अधिक फसल। हाँ जी। तो ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, इसी के अंडर जो है आपकी ये जो माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है।
अब ये जो माइक्रो इरिगेशन जो टेक्नोलॉजी है, ये एक मॉडर्न इरिगेशन अप्रोच है जिससे बूंद बूंद जो पानी है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में जो है हम पौधों को या तो ज़मीन के ऊपर से या तो हम ज़मीन के नीचे से जो है पौधे के रूट्स को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि हमें जो है पानी जो है हमें पूरे खेत को नहीं देना, हमें पानी जो है वो पौधे को देना है। इससे पानी की बहुत बचत होती है। और ये जो मीडियम है ये हम पाइप्स के थ्रू और एमिटर्स के थ्रू जो है वो देते हैं, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बात करी ये माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप आ जाती है, स्प्रिंकलर आ जाती है, तो यदि हम अपने प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो अभी इसकी कहाँ कहाँ उपयोगिता हो रही है? देखिए, ये अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो ये माइक्रो इरिगेशन जो है ये वैसे तो 2015 से जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ है। और प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो ड्रिप इरिगेशन है हमारा, वो शिमला के जो फार्मर्स हैं उन्होंने इसको बहुत तेज़ी के साथ अपनाया है। शिमला हो गया, आपका मंडी हो गया, सिरमौर हो गया, और जो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सेटअप्स जो है वो ज़्यादातर जो थोड़ा सा प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ के लिए सक्सेसफुल है। तो कांगड़ा के लोगों ने इसको अपनाया है, सोलन वालों ने इसको सेटअप करवाया है, सिरमौर में भी जो है सेटअप हुआ है, लाहौल स्पीति में इसका सेटअप हुआ है। तो अगर मैं एक वर्ष की बात करूं तो लगभग कोई 1300 हेक्टर जो भूमि है इस पे ये सेटअप हो चुके हैं, और लगभग 1750 जो फार्मर्स हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया है। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे किसान बागवानों के मन में भी संशय भी होगा, प्रश्न भी होगा, जिज्ञासा भी होगी कि जो ये आपने सूक्ष्म जो हम कहते हैं टपक सिंचाई प्रणाली योजना, तो इस तरह की जो योजना है, क्या इसका की उपयोगिता खुले खेत में भी हो जाती है कि ये केवल जो है ग्रीन हाउसेज, जिसे पॉली हाउसेज कहते हैं, उसी के अंदर कारगर सिद्ध होती है? नहीं, ये हम दोनों सेटअप में जो है ये सक्सेसफुल है जी। ये आप खुले मैदान में भी लगा सकते हैं और आप ये ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में भी सेटअप कर सकते हैं। जी। जी, आप कहने का मतलब है कि इसको दोनों में सेटअप किया जा सकता है। और जो इसकी जो अभी जो जहाँ पे भी ये लगे हैं तो ये बहुत अच्छे से जो है कारगर सिद्ध हुए हैं, और मतलब 100% जो है सक्सेसफुल हुए हैं, और पानी जो इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी है। जी, तो आपके कहने का मतलब है जो ये माइक्रो इरिगेशन स्कीम के तहत जो वाटर एफिशिएंसी है वो दोनों में जो है ज़्यादातर कारगर सिद्ध होती है। हाँ जी, अगर जैसे एफिशिएंसी की हम बात करें तो जो हम फ्लड इरिगेशन देते हैं उसमें लगभग जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो 30 से 35% होती है। स्प्रिंकलर की अगर हम बात करें तो ये और बढ़ जाती है 50 से 60%, और ड्रिप में ये लगभग 80 से 90% जो है वो एफिशिएंसी देता है। जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने इन योजनाओं की बात करी, और जब योजनाओं की बात करें तो हमारा किसान बागवान अवश्य इसका लाभ भी लेना चाहेगा, तो इससे लाभान्वित होने के लिए हमारे यहाँ पर कौन से विभाग है, कौन सी नोडल एजेंसी है जहाँ पे हमारा किसान बागवान संपर्क कर सकता है? जी, ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो माइक्रो इरिगेशन वाली है टेक्नोलॉजी जी, ये हमारा जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये नोडल एजेंसी है इसके, और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो जो हमारे किसान भाई है जो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो इन डिपार्टमेंट से जो है वो संपर्क कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी एक टेक्नोलॉजी है। अगर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से दूं, अगर हम टमाटर की खेती करते हैं, अगर हम ओपन फील्ड में कर रहे हैं तो 1 किलो टमाटर जो है लगभग 200 लीटर पानी उसमें लगता है। अगर हम ड्रिप के थ्रू करेंगे तो सिर्फ हमें 60 लीटर पानी जो है वो करना पड़ेगा। जी, तो कहने का मतलब है कि इसमें पानी, कम पानी में अधिक फसल को लिया जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, नेचुरली किसान बागवानों के मन में ये प्रश्न, मेरे मन में भी जिज्ञासा है, और किसान बागवानों के नोडल एजेंसी आपने बता दी, लेकिन इसके लिए किस प्रकार से आवेदन होना चाहिए और कितनी अनुदान? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर छोटे किसान भी होंगे, लघु किसान भी होंगे, और बड़े किसान भी होंगे, तो उस पर अनुदान राशि क्या रहती है, कितनी इन्वेस्टमेंट जो है स्वयं किसान को करनी होती है, और कितना अनुदान उनको विभाग से प्राप्त होता है? देखिए, जो ये पैटर्न ऑफ असिस्टेंस है हमारा, जैसे ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन के लिए, तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
वो 54% जो है अनुदान देती है। जी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 4% है उनका, और जो बेनिफिशरीज है उनका 40% है जी। तो साथ में एक और स्कीम है हमारी PM कुसुम। जी 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 हाँ, ये कुसुम भी जो है इसी की सिस्टर कंसर्न जो है एक योजना है, इस पर भी आप हमारे किसानों को ज़रूर बताएं। जी जी जी, ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना है। जी जी। तो इसके अंतर्गत भी जो हमारे जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे जो भूमि बंजर है, इस तरह की भूमि जहाँ पे आप खेती नहीं कर रहे हैं, उस जगह में सोलर पावर प्लांट्स जो है वो लगाए जा सकते हैं, जिससे जो हमारे किसान हैं वो अपनी जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और उसको सेव करके जो है वो बेच भी सकते हैं। जी। तो इसका अगर अनुदान हम देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनकी 33% जो है वो देते हैं जी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी 33 है, और जो हमारे जो किसान लोग हैं उनके 40% है। 40% तो जो 40 है उसमें से भी किसानों को जो है कुछ ये लोन मिलता है, मतलब जो लोन है वो 30% जो है उनका हो जाता है जी। तो लगभग उन्हें सिर्फ 10% ही जो है वो देना पड़ता है। डॉक्टर साहब देखिए, एक प्रश्न यहाँ पर और जो सामने आता है, क्योंकि किसानों के मन में ये अवश्य संशय रहेगा, आपने कहा कि कुछ अनुदान जो है प्रदेश सरकार से मिलता है, कुछ अनुदान जो है केंद्रीय सरकार से मिलता है और कुछ उन्हें खुद, तो इसके लिए क्या जो अप्लाई है, जो आवेदन करना है वह एक ही विभाग के पास करना है, बाकी काम तो विभाग का ही रहेगा? जी क्योंकि ये मन में प्रश्न रहेगा कि सब्सिडी दो जगह से मिलनी है तो कहाँ अप्लाई होगा, सेंट्रल डिपार्टमेंट। पहले किसान भाई जो है हमारे अप्लाई तो करें। जी 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 जी, फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहीं पे मिल जाएगी, कंसर्न विभाग से मिल जाएगी। कंसर्न विभाग से मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने सिंचाई योजनाओं के बारे में बताया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी, कुसुम के बारे में बताया। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है और हमारा किसान भी बहुत जागरूक दिनों दिन हो रहा है। क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सिंचाई संभव है? इस पर आप प्रकाश डालें। जी जी, देखिए हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, तो ये जो हमारी माइक्रो इरिगेशन जो है टेक्नोलॉजी, इसके साथ भी जो है हम डिजिटली जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके इसको और ज़्यादा सक्षम बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारे सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स आ गए हैं, सेंसर्स लगा के जो है किसानों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पानी जो कितनी पानी की कमी है हमारी भूमि में, तो उस हिसाब से वो अपना इरिगेशन शेड्यूल करते हैं। साथ ही वेदर फोरकास्टिंग, उसमें हमें टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी के बारे में पता चल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो किसान हैं वो अपना जो इरिगेशन शेड्यूल है वो बना लेते हैं। तो मतलब डिजिटलाइजेशन जो है वो भी बहुत ही इसमें कारगर सिद्ध होती है। कारगर सिद्ध हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड में विशेष कर्तव्य अधिकारी के पद पर तो कार्यरत हैं, लेकिन जो आपका जिसे पेरेंटल डिपार्टमेंट मूल विभाग कहते हैं, वह आप चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, ये शोध के लिए जानी जाती है, तो इस पर आप और क्या वहाँ पर इस तरह के शोध हो रहे हैं ताकि हमारा किसान बाग और किसान बागवानों को जागरूक करने के लिए आपका विश्वविद्यालय क्या कर रहा है? देखिए इस विषय के संदर्भ में देखिए, ये जो है अभी मतलब रिसर्चेस तो चली हुई हैं, बिल्कुल, वो तो एक निरंतर प्रक्रिया होती है जी, वो चली हुई है। और पर्टिकुलरली माइक्रो इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन किस किस क्रॉप्स के लिए पर्टिकुलरली कारगर होगी, वो जो है वो हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो वो स्टैंडर्डाइज करने के बाद ही किसानों तक जो है वो चीज़ें पहुंच सकती है। जी। तो डॉक्टर साहब, किसान बागवानों को जागरूक करने के लिए क्या करते हैं? क्या किसान मेले लगाए जाते हैं? किस तरह के? क्योंकि देखिए, सूचना का माध्यम समाचार पत्र, दूरदर्शन और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम में होता है, उसके अलावा आपका आजकल तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो किसानों और जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से भी वो जो है अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको डिसेमिनेट कर रहे हैं। और बाकी चीज़ें जो जैसे आपने बताया मेला वगैरह, ये सब तो चले ही रहते हैं। जी, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज जो है वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है।
जी बिल्कुल सही जी कहा आपने। जी। वो तो और एक आपका जो मीडिया है, मीडियम है डिसेमिनेशन का, जी ये भी बहुत ही बिल्कुल अच्छा है। हमारा तो रहता है कि जो एक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सटीक जानकारी उन तक जाती। डॉक्टर साहब और सिंचाई के क्षेत्र में और कोई आप बताना चाहेंगे कि किस तरह हमारा किसान मतलब हाँ किसी भी तरह से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए? जी जी जी। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर मैंने आपको बताया था जैसे राइस के बारे में जी बिल्कुल कि वो पानी जो है बहुत ज़्यादा लेती है। जी अगर 1 किलो जैसे एक मैंने टर्म यूज़ की थी इसमें, वाटर यूज़ जी एफिशिएंसी, बिल्कुल कि सही हमें कहा। जी जल की हाई उपयोगिता जी किस प्रकार होनी कि चाहिए? हमें वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो हमारी हाई होनी चाहिए जी हमेशा। बिल्कुल सही कहा। तो मैं किसानों को ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, वाटर यूज़ एफिशिएंसी हर एक क्रॉप की अलग अलग होती जी। है। राइस की जो है वो 13 है, 13 का मतलब है कि 13 kgs जो है हम राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं 10,000 लीटर पानी यूज़ करके। जी ठीक है, वही इसका मतलब है कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी राइस की बहुत कम है। जी ठीक है, इसी के विपरीत अगर हम फिंगर मिलेट जो रागी है उसकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी देखें तो वो जो है वो 13 है, जी 13। ठीक है, राइस की 3 है और इसकी 13 है। 13 का मतलब है 13 kgs जो हम रागी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें 10,000 लीटर पानी यूज़ हो रहा है। जी बिल्कुल तो अगर हम राइस को देखें कि 1 किलो जो चावल है उसमें लगभग 3,000 से 4,000 लीटर पानी यूज़ हो रहा है। जी और रागी की अगर हम बात करें तो 750 लीटर पानी यूज़ हो रहा है। तो पानी को कंज्यूम करने के लिए, कम करने के लिए हमें ऐसी क्रॉप्स जो है वो यूज़ करें ताकि हमारा वाटर जो कंजर्व भी हो जी बिल्कुल और सही। हम जो है पोटेंशियल क्रॉप्स की तरफ जो है बढ़ सकते हैं, अग्रसर हो। बिल्कुल सही, जी बिल्कुल। जी और किसान बागवान यदि व्यावसायिक दृष्टि से भी सोचे तो इसमें भी उन्हें मैं सोचता हूँ कि कोई नुकसान नहीं होगा। जी जी एक तो उनका जो है पानी की उपयोगिता कम रहेगी जी और क्रॉप्स जो थोड़े पानी में भी एक दूसरी क्रॉप जो अच्छी ली जा सकती जी, है। क्योंकि हर एक जो भी हम क्रॉप लगाते हैं जी उसकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल अगर मैं बीफ की बात करूं, नॉन वेज, जी जी तो 1 kg बीफ जो है उसको बनाने के लिए 15,000 लीटर पानी जो है वो लगता है। जी बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हम एक कॉफ़ी की बात करें, एक 1 मग ऑफ कॉफ़ी की बात करें तो उसमें भी लगभग 140 लीटर पानी यूज़ हुआ है उस कॉफ़ी को बनाने के लिए। तो इसलिए आपका कहने का जी। मतलब, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि जलस्य संरक्षणम अनिवार्यम, जल का संरक्षण बहुत ही अनिवार्य है। डॉक्टर किरण, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित न केवल दर्शकों को, हमारे सभी किसान बागवान भाइयों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।